हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के पॉलिटिकल साइंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो आइए और देखते हैं और इसके कैसे उत्तर लिखेंगे इसको समझते हैं। पहला प्रश्न है कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही लोकतांत्रिक हैं, परंतु उन्होंने सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके अपनाए हैं। इस कथन की पुष्टि 3 अंतर स्पष्ट करते हुए कीजिए। तो इसके उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले हम एक कॉलम बना लेंगे, एक तरफ श्रीलंका और दूसरे तरफ बेल्जियम लिख लेंगे। पहला ऑप्शन देंगे, सीली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्य के बल पर शासन प्रभुत्व जमाने के लिए कई कदम उठाए। दूसरी तरफ बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंदर और संस्कृति विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने 70 से 93 के बीच 4 संशोधन किए ताकि बाकी अन्य लोग जो है एक दूसरे को बेगानेपन का एहसास न हो। दूसरा अब ऑप्शन लिखेंगे और श्रीलंका में लिखेंगे, श्रीलंका में सामुदायिक सरकार नहीं है। इसके अतिरिक्त वहां सीली बहुसंख्यक समुदाय ने अपनी प्रभुत्ता कायम की है और उन्होंने अन्य समुदाय के हितों की अवहेलना की है। दूसरी तरफ लिखेंगे, बेल्जियम के सभी समुदायों के हितों की रक्षा का प्रयत्न किया गया है। संविधान में प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बनेंगे जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार एक समुदाय के लोग एक तरफा निर्णय नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 हम लिख लेंगे और तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा है बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में किसी भी समुदाय की अवहेलना नहीं की गई है। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रखी गई है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों को प्रदान की गई है। सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई है। ब्रसेल्स में अलग सरकार बनाकर दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रकार सभी समुदाय को एक साथ रखा गया है। ये बेल्जियम की बात है। वहीं हम चलते हैं श्रीलंका में। तो श्रीलंका में सीली समुदाय के प्रभुत्व को परिणाम स्वरूप सरकारी नीतियां अपनाई गई है। श्रीलंका में तमिलों की नाराजगी बढ़ती गई और तमिल समुदाय और सीली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए और इससे परिणाम यह हुआ कि 1980 के दशक में तमिल सरकार में इलम बनने शुरू हो गई, जिसके फलस्वरूप वहां गृह युद्ध शुरू हुआ। तो इस तरह से जो है हम पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। मैं यहाँ आपको बता दूं, मैं इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पासवर्ड के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में ही पासवर्ड आपको बताया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बहुसंख्यवाद क्या है, श्रीलंका में इसको कैसे अपनाया गया। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। लिखेंगे, श्रीलंका में सामुदायिक रचना या बनावट श्रीलंका में सीली भाषा लोग कुल संख्या में 74% जबकि तमिल केवल 18% है। बहुसंख्यक सीली धनी और शक्तिशाली है। इन्हें अपेक्षाकृत अधिक संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जबकि अल्पसंख्यक तमिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े हैं। यहाँ बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों पर हावी है, यानी इनको जो है सताया जाता है अल्पसंख्यक लोगों को। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, यह एक प्रकार का मत है कि बहुसंख्यक समुदाय को जिस प्रकार वे चाहे देश में शासन करने हेतु सक्षम होना चाहिए। बहुसंख्यक सामान्यतः अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का निरादर करते हैं, यानी उनकी जो है अवहेलना करते हैं, उनकी मांगों को हमेशा नकारते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण, श्रीलंका में बहुसंख्य अधिनियमित नीतियां निम्नलिखित है जिसके कारण देश में गृह युद्ध हुआ, यानी निम्नलिखित नीतियों के चलते श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। पहला, श्रीलंका सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सीली वर्चस्व का स्थापित करने तो कई उपाय किए। 1956 में श्रीलंका के एक नियम पारित किया गया, सीली को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, जबकि तमिल की उपेक्षा की गई। शिक्षा और विश्वविद्यालयों में या विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरियों में जो है सीली आवेदकों को प्राथमिकता दी गई, यानी तमिलों को जो है नकारा गया। इस वजह से जो है तमिलों में जो है रोष की भावना जागृत हुई। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में संवैधानिक प्रावधानों के तहत सरकार को बौद्ध धर्म का संरक्षण एवं देखरेख करना था। यह तमिल हिंदुओं के लिए एक अपमानजनक कदम था, यानी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, बाकी धर्मों को वहां जो है कोई भी स्थान नहीं देगा। इस प्रकार श्रीलंकाई सरकार की प्राथमिकता वाली नीतियों के तहत तमिलों में के समान राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की अवहेलना की गई और इन क्षेत्रों में उनके साथ भेदभाव किया गया। इससे बहुसंख्य सीली और अल्पसंख्यक तमिल के बीच संघर्ष शुरू हुआ और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इस तरह से जो है हम दूसरे क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है
कि किसी लोकतांत्रिक देश में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत सरकारों में सत्ता की भागीदारी पर विचार विमर्श कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि एक सामान्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सरकार संघ सरकार के रूप या केंद्र सरकार के रूप में सारे देश के लिए कार्य करती है, वहीं प्रांतीय स्तर पर सरकार होती है जो राज्य के लिए काम करती है, और तीसरे स्तर पर स्थानीय स्तर की सरकार होती है जो ग्राम पंचायत के तौर पर हम लोग जानते हैं। दूसरा पॉइंट बनाएंगे, समूचे देश के लिए कार्य करने वाली लोकतांत्रिक सरकार को संघीय सरकार कहता है। जब जैसे कि उदाहरण के लिए भारत में हमें केंद्रीय सरकार के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रांत अथवा क्षेत्रीय स्तरों पर इन सरकारों को विश्व के विभिन्न देशों के अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। भारत में इसे राज्य सरकार कहते हैं। तीसरा पॉइंट बनाएंगे, यह व्यवस्था सभी देशों में अपनाई जाती है। कुछ देश ऐसे भी है जिन्हें प्रांतीय या राज्य सरकारें बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसे देश में संविधान विभिन्न स्तरों पर काम करने वाली सरकारों के अधिकारों के और कर्तव्य तय कर देता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है, लेकिन श्रीलंका में अभी तक अधिसंख्यवाद को ही प्राथमिकता दी जाए, यानी बहुसंख्यवाद को ही प्राथमिकता दी गई है। चौथा है कि संविधान के द्वारा किया गया शक्तियों का आवंटन संघीय विभाजन कहा जाता है। यही सिद्धांत स्थानीय स्वशासन की सरकार स्वयं राज्य सरकार लागू करती है। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत बनाई जाती है। इस प्रकार की सभा सरकारें जिनमें विभिन्न स्तरों पर सत्ता या शक्तियों का विभाजन में भागीदारी की जाती है, सत्ता का क्रमिक या ऊपर नीचे की ओर विभाजन कहा जाता है। तो इस तरह से जो है हमने तीसरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के आदर्श नमूने में समाहित किन्हीं 3 घटकों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के आदर्श नमूने में समाहित घटक निम्नलिखित है। पहला ऑप्शन बनाएंगे देंगे, यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बनाए जाएंगे जब दोनों सांसद जो है उस पर बहुमत रखते हों, यानी एक तरफा निर्णय नहीं लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट बनाएंगे कि केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियां जो है राज्य सरकार को दी गई है। तीसरा, ब्रुसेल्स में अलग सरकार का प्रावधान रखा गया जिसमें दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व है। चौथा, एक सामुदायिक सरकार बनाने का प्रावधान किया गया है। इस सरकार का चुनाव डच, फ्रेंच, जर्मन भाषी वाले लोग, समुदाय के लोग चाहे वो जहां भी रहते हो करते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार बेल्जियम में न केवल गृह युद्ध की आशंका का अंत हुआ, बल्कि इसकी सफलता को देखते हुए अनेक यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय लिया और ब्रुसेल्स को अपना मुख्यालय बनाया, और बनाया भी उन्होंने। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा है कि राजनीतिक लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्ति की भागीदारी पर चर्चा कीजिए, यानी शक्ति के बंटवारे पर चर्चा कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, प्राय लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच जो है शक्ति का बंटवारा किया जाता है या सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। इसे सत्ता का क्षैतिज विभाजन कहा जाता है। सत्ता की यह भागीदारी सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य का स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए तथा उनमें काम का बंटवारा करने की व्यवस्था है। इस प्रकार सत्ता का विकेंद्रीकरण यह विश्वास दिलाता है कि सरकार का कोई भी अंग अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेगा और सभी अंग अपनी शक्तियों का विवेकपूर्वक और सर्वजनहिताय प्रयोग करेंगे, यानी सभी लोगों के हित के लिए ही प्रयोग करेंगे। कोई भी जो है अपनी शक्तियों का जो है गलत प्रयोग नहीं करेगा। सत्ता के इस बंटवारे या भागीदारी के विभिन्न संस्थाओं के मध्य शक्ति संतुलन बना रहता है। संसदीय लोकतंत्र में सरकार के मंत्रीगण और बड़े बड़े अधिकारी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग या उपयोग करने के मामले में केंद्र के संसद और राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर होकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके, इसके लिए न्यायाधीशों को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया है, भले उनकी नियुक्ति जो है कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। न्यायपालिका को कार्यपालिका द्वारा कानून के अनुपालन में किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना होता है, यानी कार्यपालिका सही तरीके से काम कर रही है नहीं, इसका भी ये मूल्यांकन करते हैं। छठा क्वेश्चन है कि सत्ता की भागीदारी के किन्हीं 4 स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सत्ता के विभिन्न स्तरों पर, यानी सरकार के विभिन्न स्तरों पर। तो केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन के स्तर पर जो है प्रत्येक स्तर की सरकार को भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां और कार्य सौंपे जाते हैं। उन्हें केंद्रीय सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। दूसरा पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे राज्य के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की भागीदारी। तो राज्य के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें प्रत्येक अंग के अलग अलग कार्य और दायित्व रहते हैं। प्रत्येक अंग के कार्यों का नियंत्रण रखता है। इस तरह की व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। तीसरा पॉइंट बनाएंगे कि समाज के विभिन्न समूहों के मध्य सत्ता की भागीदारी। तो धार्मिक और भाषाई समूह जैसे विविध समूहों के सरकार और प्रशासन में समुचित स्थान पर प्रभाव देने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था के न रहने की दशा में ऐसे समूह अपने को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपेक्षित महसूस कर सकते हैं, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया, यानी सभी लोगों को
ये न लगे कि हमें जो है अलग किया जा रहा है या बेगानेपन की जा रही है, इसके लिए किया गया है। चौथा है राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन। ये सभी जन समूह और उनके क्रियाकलापों के संगठन सत्ता पर बैठे हुए राजनीतिक दल पर अपना दबाव बनाए रखते हैं तथा उन्हें जन उपयोगी कार्यों के प्रति सतर्क और सजग बनाए हैं। सत्ता पर बैठे हुए चुने हुए प्रतिनिधियों ने मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी रहना होगा, इसलिए वे राजनीतिक दलों के दबाव समूह और आंदोलन के उठाए गए विषयों पर गहन विचार करते हैं। इस तरह ये तीनों जन समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। और आज का अंतिम सवाल है, श्रीलंका में तमिलों की किन्हीं 3 मांगों का वर्णन कीजिए। उन्होंने अपनी मांगों के लिए किस प्रकार संघर्ष किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि श्रीलंका के तमिलों की 3 मांगें निम्नलिखित है। पहला है कि तमिल को राजभाषा में शामिल किया जाए और तमिल बहुल क्षेत्रों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए, सभी लोगों को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर दिए जाए। तो ये 3 मांगें इनकी रखी गई है। इन सभी मांगों को मनवाने के लिए श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर के अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में 2 समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव को रूप लिया और यह टकराव गृह युद्ध का कारण बना, जिससे हजारों लोग मारे जा चुके हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है अभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है बुक के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे और उसके आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।